कि आप किसी का धर्मांतर कर सकते हो, उसकी संस्कृति का रूपांतरण नहीं कर सकते। वेदों में राम आदिवासी नहीं हो सकता, राम हिंदू हो सकता है, लेकिन शंकर आदिवासी नहीं हो सकता। तो हम वैसा क्लेम करते हैं कि महादेव ये आदिवासी संस्कृति को मानने वाला सांस्कृतिक पुरुष है, धार्मिक पुरुष नहीं है। आप भारत के लोगों को धर्म बता सकते हो, लेकिन जब उनकी संस्कृति आप पूछोगे तो वो आदिवासी संस्कृति ही बोलेंगे। इस देश के जल जमीन जंगल के ओरिजिनल मालिक आदिवासी है। जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी पैदा हुआ। धार्मिक राष्ट्रवाद इस देश में खड़ा हो ही नहीं सकता जब तक कि आदिवासी की संस्कृति जिंदा है। स्तर पे एक दिन आएगा जब पूरे आदिवासी देश के नहीं, उनके साथ में यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का बाकी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, मराठा समुदाय, ये सब विद्रोह करेंगे। आज के इस आधुनिक युग में कई सालों से अपनी पहचान के लिए एक समुदाय हमेशा से आंदोलन के रूप में या अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा से सड़कों से या आंदोलन के माध्यम से सामने आता है। कल 15 नवंबर है, बिरसा मुंडा जयंती है और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बिरसा ब्रिगेड के सतीश जी पेंदा हमारे साथ हैं। सर, आदिवासी जो समुदाय है कई सालों से आंदोलन और अपनी पहचान के लिए रास्तों पर आता है, आवाज़ उठाने का चाहे वो प्रयास कर रहा है, लेकिन हमेशा से ही जयंती या समारोह को उत्साह के रूप में हम लोग उत्साह के रूप में मान के चले जाते हैं। लेकिन सोच जो है, जो विचार है, उसका आज कहीं ना कहीं जो स्तर है वो कहीं ना कहीं घट रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? और आंदोलन जो है उसको आप किस तरह से आगे ले जाएंगे? क्या है आपकी सोच? आदिवासियों के बीच में एक षड्यंत्र चल रहा है। बिरसा जयंती को एक उत्साह और त्योहार के रूप में मनाने की एक कल्पना लोगों के दिमाग में डाली जा रही है। 15 नवंबर को केवल एक त्योहार समझ के लोग मना लेंगे। बिरसा मुंडा एक त्योहार का कोई यूनिट नहीं है। बिरसा मुंडा एक विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जिसने भारत का निर्माण किया। ये वो विचारधारा है जिसने भारत में विद्रोह खड़ा किया। और ये विचारधारा वो है जिसने यहाँ के जमींदारों के खिलाफ, उच्च वर्णियों की प्रस्तापित व्यवस्था के खिलाफ और उपनिवेशवादी अंग्रेजों के खिलाफ में एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा करने का जो काम है, इसी विचारधारा के माध्यम से हुआ है। बिरसा मुंडा ये व्यक्ति ना होते हुए एक आदिवासियों की सांस्कृतिक सामाजिक विचारधारा है जो इस देश में उनके पारंपरिक अधिकारों को स्थापित करती है। इसलिए बिरसा जयंती ये केवल एक जयंती ना होते हुए आदिवासियों के लिए और भारत के लिए ये एक क्रांति दिवस है, एक विद्रोह का दिवस है, उलगुलान दिवस है। जिस समय बिरसा मुंडा ने इस देश में विद्रोह किया, उस समय उस विद्रोह की जो उसका प्रभाव है, उससे जो लोगों ने प्रेरणा ली है, ये भारत के असंख्य लोगों ने प्रेरणा ली है। उनकी प्रेरणा से गांधी जी भी रहे, उनकी प्रेरणा से अनेक नेताओं ने उनकी प्रेरणा ली है। स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये वास्तविकता है। बिरसा मुंडा एक विचारधारा है और ये विचारधारा बिरसावाद के रूप में आज पूरे देश में जारी है, जन जन तक पहुंच रही है। और हमको विश्वास है कि बहुत जल्दी ही आदिवासियों के अलावा इस देश के जितने मूल मानव समूह है, जो मूल निवासी समूह है, उनमें बिरसा मुंडा की विचारधारा अपनी जगह बना लेंगे। देखिए, समुदाय आदिवासी जो कि बड़ी संख्या में देश में आज भी है, विभाजन का एक जो स्वरूप हमें दिख रहा है, जिस तरह से हम लोग विभाजन जो कह सकते हैं कि उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको डिवाइड किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कौन कर रहा है ये आपको भी पता है और देश भी बखूबी इस षड्यंत्र को जान रहा है। देखिए, आदिवासियों को डिवाइड करने का मतलब यह है कि पहले तो इसकी शुरुआत इन्होंने उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्वस्त करके किया और आदिवासियों की सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्वस्त करके वहां पर अपनी धार्मिक व्यवस्था को स्थापित करना, ये पहला षड्यंत्र है। और जो धार्मिक मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने ही आदिवासी संस्कृति को ध्वस्त किया है और उसका लगातार ये जारी है। अभी अभी आपके सामने पता चलेगा कि लोगों ने आदिवासियों को एक अलग मूवमेंट खड़ा हो गया आदिवासियों के बीच में कि आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए। मैं ये सवाल करता हूं, सांस्कृतिक कोड क्यों नहीं होना चाहिए आदिवासियों? क्या
धर्म को मानने वाला ही आदमी इस देश में रह सकता है, संस्कृति को मानने वाला आदमी इस देश में नहीं रह सकता क्या? और संविधान इसकी परमिशन देता है, उसके प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए यहां पर जो सर्वे होता है, जो जनगणना होती है, उसमें आदिवासियों के लिए और अन्य लोगों के लिए जो धर्म को नहीं मानते किसी, उनके लिए एक सांस्कृतिक ऑप्शन रहना चाहिए, उसमें सांस्कृतिक कोड भी होना चाहिए। ये हमारी बुनियादी मांग है। और एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ताकि ये धर्म की शाखाओं में बढ़ जाए, ये धार्मिक शाखाओं में आपस में बढ़ जाए, क्षेत्रीय शाखाओं में ये बढ़ जाए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आदिवासियों को यूनाइट नहीं होने देने का। आदिवासियों को आदिवासी संस्कृति और आदिवासी संघर्ष के लिए यूनाइट होने देना, इसका मतलब है इस देश में धार्मिक राष्ट्रवाद को स्थापित नहीं होने देना। जो लोग इस देश में धार्मिक राष्ट्रवाद को स्थापित करना चाहते हैं, वही लोग आदिवासी संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे, वो भली बात ही जानते हैं कि ये देश किसका है, इस देश का मालिक कौन है, इस देश के ओनर कौन है। इस देश के ओनर यानी आदिवासी, इस देश का मालिक यानी आदिवासी। और उन्हीं के देश में उन्हीं को ये लोग वनवासी बनाने की बात कर रहे हैं। एक षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र बहुत घिनौना षड्यंत्र है। ये केवल आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं है, इस देश के ओबीसीओ के साथ में अन्याय है, इस देश के मराठा के साथ में अन्याय है, इस देश के दलितों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में, क्योंकि इनकी जो बुनियादी पुरातन प्राचीन संस्कृति है वो आदिवासी संस्कृति है। तो मेन आदिवासी संस्कृति को ही ध्वस्त करना है। जो सांस्कृतिक संघर्ष था वो आदिवासी हारे नहीं, वो सामाजिक संघर्ष हार गए, अधिकारों का संघर्ष हार गए। वहां पर आदिवासी क्षेत्रों में इनकी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई है, लेकिन सांस्कृतिक सत्ता तो आज भी आदिवासियों की है। चाहे वो कन्वर्टेड आदिवासी हो, वो भी अपने आप को आदिवासी बोलता है, वो अपने सांस्कृतिक मान्यताओं से अभी भी बेईमान नहीं हुआ है, ये सच्चाई है। लेकिन धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने का काम बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने खड़ा किया है। इस बात का दुख है। हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई दबा कुचला व्यक्ति जो किसी भी समुदाय, चाहे वो आदिवासी हो, अन्य समुदाय से भी हो, अगर उसको अपने हक की आवाज उठानी है, तो कहीं ना कहीं प्रस्तापित विचारधारा उसको अभी नया स्वरूप आया, नया नाम आया है, अर्बन नक्सलवाद वगैरह वगैरह जो है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिर्फ डाइवर्जन ही नहीं हो रहा है, उसके मूल प्रभाव को भी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो शहरी नक्सलवाद और ये जो शब्द है, ये जाके आप गढ़चिरौली के आदिवासियों को पूछिए ये होता क्या है। ये शहरी नक्सलवाद, ये नक्सलवाद, ये सब चीजें, माओवाद, लेनिनवाद, आदिवासियों को मालूम है क्या? उनको कुछ भी नहीं मालूम। और ये जो शहरी नक्सलवाद वगैरह का जो इशू है, ये आदिवासियों के खिलाफ में जब यूज करते हैं तो उसको गैर राष्ट्रीय, उनके आंदोलनों को राष्ट्र विरोधी डिक्लेयर करने के लिए काम किया जाता है। जब बुनियादी अधिकारों पर आदिवासी बात करता है, ये घिनौना षड्यंत्र है कि उसके आंदोलनों को राष्ट्र विरोधी बोलने का एक ये है। दूसरी चीज, नक्सलवादी बोलने के बाद आदिवासियों को मारने का इनको लाइसेंस मिल जाता है, उनके साथ अत्याचार करने का लाइसेंस मिल जाता है। और ये बहुत अच्छा तरीका सरकार ने ढूंढ के निकाली है कि अगर आदिवासियों का कोई आंदोलन बहुत बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और वो जुनून उनकी मूलभूत मांगों के लिए बढ़ रहा है, तो उसको नक्सलवादी घोषित कर दो। हो सकता है कुछ लोग राष्ट्र विरोधी या सरकार के विरोध में ये काम कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी रूप से आदिवासी जिनकी मांग ही उनकी जल जमीन जंगल से शुरू होती है, उसको आप राष्ट्र विरोधी कैसे बोल सकते हो? और मेरा सवाल है, जो देश का मालिक है वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? ये एक षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी आंदोलनों को कुचलने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। इस प्रोविजन का मिसयूज किया जा रहा है। एंटी नेशनलिस्ट बोलते हैं। ये बहुत घिनौना षड्यंत्र है। इसके लिए आज ये नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि आदिवासी ना ही नक्सल है। आदिवासी अपनी सांस्कृतिक सामाजिक लड़ाई के लिए लड़ रहा है, और जो लोग प्रस्तापित है वो लोग उनको उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का आवंटन नहीं कर रहे, उनके जमीन जंगल का उनको यूज करने नहीं दे रहे। इस बात की बुनियादी लड़ाई है। नक्सलवाद ये टर्म कहां से ला लिए? इन्होंने षड्यंत्र के रूप में आदिवासी क्षेत्रों को नक्सलग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिए। अब वो आदिवासी क्षेत्र नहीं कहलाए जाते, वो नक्सलग्रस्त क्षेत्र कहलाए जाते। यानी अनपीस्ड एरिया, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसे एरिया को नक्सलग्रस्त एरिया बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट खुद बोलती है कि ये नक्सलग्रस्त एरिया यानी अनपीस्ड एरिया है।
वो तो प्रिजन हो गया, एक तरीके से एक कारागृह हो गया है वो। आदिवासी क्षेत्रों को कारागृह में तब्दील करने का एक षड्यंत्र चालू है। उनके सामाजिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, मानवीय अधिकारों का जिस तरीके से दमन हो रहा है, ये ऐसे किसी देश में नहीं हो रहा है। और आदिवासियों के खिलाफ में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब जब आदिवासी अपनी मांगों को लेकर खड़े होता है, उसको इसी टाइप का टैग लगाते हैं। इस टैग के खिलाफ में हम लोग जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं और फ्यूचर में भी हम लोग आगे भी इसका राजनीतिक खुलासा, इसकी सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे कि नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है लेकिन आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है। इस बात पर हम लोग अटल है। आपने शाखाओं का जिक्र किया, शाखाएं तो आरएसएस भी चलाता है, और जो हाल फिलहाल में एक नया स्वरूप दिया जा रहा है आरएसएस और एक सोच की तरफ से कि आदिवासी वनवासी जन जागृति कल्याण वगैरह वगैरह कई योजनाएं, वो कई चीजें वो चला रहे कार्यक्रम। उसमें उनकी अब डिमांड है कि जो आदिवासी कन्वर्टेड है, बौद्ध, मुस्लिम, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो धर्मांतर कर रहे हैं, उनको अब आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। इसके पीछे की क्या सोच आप? पहली बात तो ये है कि ये हमने भी सुना है कि जनजाति कल्याण और वनवासी के माध्यम से हर कलेक्ट्रेट में ये लोग एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, एक निवेदन दे रहे हैं कि जो बौद्ध बन गए आदिवासी, जो क्रिश्चियन बन गए, जो मुस्लिम बन गए आदिवासी, जो कन्वर्टेड हो गए आदिवासी, जैन बन गए, सिख बन गए, ऐसे आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। मैं आप गौर से देखिए, वहां जो हिंदू बन गए आदिवासी, वहां उनके लिए वो शब्द है क्या? वहां एक षड्यंत्र है। ये पूरे देश में एक अलग टाइप का षड्यंत्र चल रहे कि आदिवासी हिंदू है, यह साबित करने के लिए उसको क्रिश्चियन के खिलाफ में खड़ा करना, उसको मुस्लिम के खिलाफ में, बौद्ध के खिलाफ में, जैन के खिलाफ में खड़ा करना। ये एक अलग टाइप की पॉलिसी आदिवासियों के बारे में अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर इनका ऐसा कहना है तो इसका मतलब यह है कि जो धर्मांतरित आदिवासी है उसको आरक्षण का फायदा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सांस्कृतिक अपने लहजे को अपना रहा है उसको आदिवासी का लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यानी जो सांस्कृतिक व्यवस्था को मानता है वो आदिवासी, और जो सांस्कृतिक व्यवस्था को नहीं मानता वो आदिवासी नहीं है। तो जो हिंदू धर्म को मानते वो आदिवासी भी नहीं है, जो क्रिश्चियन धर्म को मानते वो आदिवासी नहीं है। ऐसा ये लोगों ने पहले एक षड्यंत्र चले कि आदिवासियों को बिगर पूछे उसके लिविंग सर्टिफिकेट्स पे इन लोगों ने हिंदू लिखना शुरू कर दिया। जिस आदिवासी परिवार को लिखना नहीं आता, आपने क्या लिखा उसके डॉक्यूमेंट पे, ये उसको कैसे पता चलेगा? पूरे भारत में आदिवासियों का हिंदूकरण ये एक उनके इंटेलेक्चुअल राइट्स पर, उनके मूल मानवीय अधिकारों पर अतिक्रमण करके उसके साथ उनको कुचल कर किया गया है। आदिवासियों को पूछ कर लिखा गया है वो हिंदू है करके? बताइए मेरे को, ये कभी आदिवासियों की प्रोसेस हुई? एक ड्रामा करते हैं कि भाई आदिवासियों को गंगा में नहला देंगे, वो आदिवासी मजदूरों को, आदिवासी महिलाओं को नहलाकर उनका धर्मांतर करने का जो षड्यंत्र कर रहे, इनकी औकात भी है क्या? जो मेहनत करता है रात दिन आदिवासी, जो पैसा पसीना बहाता है उसके बाद रोटी को हाथ लगाता है, ऐसे आदमी का वो धर्मांतर वो आदमी कर सकता है जो एक जगह बैठता है, कामचोर आदमी, गैर श्रमिक आदमी एक श्रमिक आदमी का धर्मांतर कर सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आदिवासियों का कन्वर्शन करने की बात जो भी कर रहे होंगे और इस टाइप का घिनौना षड्यंत्र कर रहे होंगे, उन लोगों ने इस बात को याद करना चाहिए कि आप किसी का धर्मांतर कर सकते, उसकी संस्कृति का रूपांतरण नहीं कर सकते। आदिवासियों को आप किसी भगवान को मानता होगा तो उसका आप धर्म, उसी भगवान के आड़ में उसको उस धर्म का बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है उसकी संस्कृति, उसका बेस है, उसके खून में है, उसके डीएनए में है, और इसलिए वो आदिवासी है। हमने एक क्लेम किया था, क्या महादेव आदिवासी है? अब ये आदिवासी आदमी की बात कर रहे हैं जिनको सब सर्वमान्य भगवान है, जो महादेव बोला जाता है, वो आदिवासी है? वो हिंदू है क्या? अगर वो हिंदू होता तो महादेव ये शब्द का यानी उल्लेख इनके वेदों में होता। वेदों में महादेव का कहाँ उल्लेख है? वेदों में राम आदिवासी नहीं हो सकता, राम हिंदू हो सकता है, लेकिन शंकर आदिवासी नहीं हो सकता है। महादेव आदिवासी अगर इन लोग बोल रहे हैं इनके तरीके से, तो हम वैसा क्लेम करते हैं कि महादेव ये आदिवासी संस्कृति को मानने वाला सांस्कृतिक पुरुष है, धार्मिक पुरुष नहीं है। महादेव ने किसी धर्म का प्रचार विचार नहीं किया है, और आदिवासी संस्कृति से सांस्कृतिक पुरुष ही निकले हैं बाहर,
कोई भगवान नहीं निकले और कोई धार्मिक लोग नहीं हुए। हम जानते हैं कि शिव का कैसे धर्मांतर इन्होंने किया है, यानी शिव पर कैसा कब्जा बनाया है इन्होंने। अरे शिव के जो वास्तविक मंत्र है वो केवल आदिवासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम, वो किसान के अलावा, ओबीसी के अलावा किसी को नहीं मालूम, मराठा के अलावा किसी को नहीं मालूम, दलितों के अलावा किसी को नहीं मालूम। कोई ऐसी विधि या उसके संस्कृत में मंत्र जप कर वो शिव का, महादेव की कोई आराधना नहीं होती है, ये गलत बात है। और ये तो एक गणित है, ये उस जगह पर अपने को अपना एक आर्थिक स्रोत बनाने के लिए उस सर्वमान्य भगवान का इन्होंने अपने पास उसको रखकर उसके आड़ में अपनी दुकान सजाने का काम हजारों साल से चालू है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता आदिवासी संस्कृति आज भी है, यहाँ के ओबीसी में है, यहाँ के मराठाओं में है, यहाँ के दलितों में है, यहाँ के अल्पसंख्यकों में आज भी आदिवासी संस्कृति है। आप भारत के लोगों को धर्म बता सकते हो, लेकिन जब उनकी संस्कृति आप पूछोगे तो वो आदिवासी संस्कृति ही बोलेंगे, ये सच्चाई है। जैसे हम लोग मोहन भागवत जी का वक्तव्य सुनते हैं, घसीट कर, मतलब जानबूझकर वो हिंदू राष्ट्र का उल्लेख करते हैं अपने भाषणों में। तो जिस तरह से जबरन सिर्फ उल्लेख आज राष्ट्र के बारे में किया जा रहा है, तो लोगों को भी जानबूझकर जबरन घसीट रहे दूसरे समुदाय को विभागने के लिए। दूसरे समुदाय जाए, यहाँ का क्रिश्चियन उनके पीछे जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का ओबीसी उनके पीछे जाए, हमको कुछ नहीं। लेकिन हमको मालूम है इस देश के मालिक हम हैं। ये देश आदिवासियों का देश है। इस देश के जल जमीन जंगल के ओरिजिनल मालिक आदिवासी है, और किसी भी धर्म का आदिवासियों से कोई संबंध नहीं है। जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी पैदा हुए हैं। हमारे बाद भगवान आए हैं। और यहाँ धर्म की कंसेप्ट ये बहुत जूनियर कंसेप्ट है, आधुनिक कंसेप्ट कहलाई जाती है। यहाँ पे सांस्कृतिक कंसेप्ट प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। आदिवासी का नहीं मालूम उन लोगों को, वो लोग आदिवासियों को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। आदिवासी ये केवल एक परिभाषित शब्द नहीं, एक उपाधि है उस समुदाय को, क्योंकि आदिवासी कहने का मतलब ही है इस देश का सबसे पहला फर्स्ट सिटीजन ऑफ द अर्थ। और जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द अर्थ है उसी का सोशल और कल्चरल राइट उस लैंड पे बनता है। इस लेवल पे बात होनी चाहिए। धार्मिक आधार पे देश का कोई रूपांतरण नहीं होता, राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। धार्मिक राष्ट्रवाद इस देश में खड़ा हो ही नहीं सकता जब तक कि आदिवासी की संस्कृति जिंदा है। और वो है, आप चाहे मानो या ना मानो, किसी भी स्तर पे एक दिन आएगा जब पूरे आदिवासी देश के नहीं, उनके साथ में यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का बाकी समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, मराठा समुदाय, ये सब विद्रोह करेंगे, क्योंकि उनको मालूम हो जाएगा कि हम डीएनए, कौन से डीएनए के लोग हैं, किस संस्कृति के लोग हैं। जब वो सड़क पे आएंगे उस समय ये धार्मिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है, ये छदम राष्ट्रवाद बोलेंगे इसको, झूठा राष्ट्रवाद, बनावटी राष्ट्रवाद की जो बात है, ये खत्म हो जाएगा। नहीं, आपने बनावटी राष्ट्रवाद की बात की। एक दोहरा मापदंड इसमें आरएसएस और उसके उपक्रम में दिख रहा है। कल 15 नवंबर है, उनका भी कहीं ना कहीं उपक्रम चलाया जा रहा है उनके तरफ से। उस पर क्या कहेंगे, दिया जलाओ वगैरह वगैरह जो है? ये वो लोग दिया जलाओ बोल रहे आदिवासियों को, जिनको ये नहीं मालूम उनके घर में सब्जी बनाने के लिए तेल है या नहीं है। इनको ये पूछना चाहिए कि लॉकडाउन में आपके घर में सब्जी बनाने के लिए तेल है क्या? उसके घर में खाना बनाओ वाला आंदोलन चलाना था, दिया जलाओ वाला आंदोलन नहीं चलाना था। दिया जलाने से उसकी कोई परिस्थितियां बदलती नहीं है। उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि उसके घर में दिया जलाने भी तेल नहीं है। और ऐसे आदमी को दिया जलाने का बात कर रहे हैं आप। दिवाली मनाइए, आप जयंती मनाइए, क्या क्या संबंध है आदिवासी का राम से? राम से क्या संबंध है? क्या क्या सांस्कृतिक संबंध है? थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। क्यों जलाएंगा वो जबरदस्ती? कई आदिवासी गांवों को तो मालूम नहीं है दिवाली होता क्या है। आदिवासियों को सब कुछ नहीं मालूम। हाँ, अभी बिरसा मुंडा मालूम हो गया उनको टंट्या भील मालूम हो गया है, राघोजी भांगरे मालूम हो गया है, बाबूराव शर्मा के मालूम हो गया है उनको अपने क्रांतिकारियों की नाम पता चल गए, उनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, ये बात पता चल गई है उनको। और क्यों दी है, उसके पीछे कौन सी विचारधारा थी, क्या मांग थी और कौन सी लड़ाई थी, ये पता चल रहा है। तो ये चीज धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। जो वनवासी कल्याण में वो आदिवासी काम कर रहे हैं, उनको भी जब अपना अस्तित्व समझ में आएगा तो वो भी अपने समाज से, क्योंकि वो आदिवासी है, वो कभी उनके दिल में, उनके खून में कभी गद्दारी नहीं रहेगी।
वो अपने समाज के साथ ही रहेंगे। ये हमको मालूम है। हमको उसकी मानसिक परिवर्तन के लिए जो सोचा जा रहा है, जो टेक्निक उसके माइंड को कन्वर्ट करने का ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है। इनको ब्रेन पे विश्वास है, हमको खून पे विश्वास है। हमको मालूम है वो कहीं नहीं जाएंगे, वो समाज के साथ ही आएंगे। ये विश्वास है कि जो कल्याण आश्रम में और वनवासी कल्याण में काम करने गए, उनके मन में कहीं ना कहीं एक बूंद जल रही है आदिवासी की। वो वनवासी बोल रहे हैं क्योंकि बुलवाया जा रहा है, लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा। उनकी जुबान बोल रही है कि हम वनवासी है, लेकिन उनका दिल बोलता है कि नहीं, मैं आदिवासी हूं। और वो चीज, आदिवासियत, ये बहुत बड़ी चीज है, ये सच्चाई है। और ये आदिवासी की सच्चाई एक दिन समझ में आएंगी जब जब इस देश का आदिवासी अपने मूल की तरफ जाएगा, इस देश का ओबीसी अपने मूल की तरफ जाएगा, अल्पसंख्यक अपने मूल की तरफ जाएगा, मराठा अपने मूल की तरफ जाएगा, वो पलट के आएगा। ये लड़ाई की शुरुआत है। आपने हमको वनवासी बोला है, हमको ये तो अधिकार है हम अपने आप को आदिवासी बोल के सामने लाए। आप होते कौन है हमारा नामकरण करने वाले? हु आर यू? हु हैज गिवन ऑथराइज्ड? आपको ऑथराइजेशन किसने दिया इसका? हु हैज गिवन यू ऑथराइजेशन? आपके पास में इस आदिवासियों को वनवासी बोलने का ऑथराइजेशन किसने दिया? बताइए, आप होते कौन है बोलने वाले? और आप इतने राष्ट्रवादी बात करते हैं तो खुले तौर पे बोलिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में बात आई तो कौन से शब्द पर मान्यता दी गई? आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब बोलने की कंसेप्ट कहां से आई? और शेड्यूल ट्राइब किन को बोला गया? जो आदिवासी है उनको शेड्यूल ट्राइब बोला गया है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें आई वो डिबेट का हिस्सा है, लेकिन जिस बात के आधार पे वो डिबेट हुआ है वो हिस्से को भुलाया जा रहा है। आप प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स पढ़िए, ये बात साबित हो जाती है। और आदिवासी इस देश के मालक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव करता है। अगर 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को आपने गौर से देखे और उसके पीछे के मूल को देखे तो आपको समझ में आएगा आदिवासी देश का मालक है। एक घटना हुई थी महाराष्ट्र के पालघर में, जहां एक साधु को कुछ लोगों ने मार दिया था। उसमें आज भी 400 लोग जेल में हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो घटना कहीं ना कहीं उसका अभी तक कोई ये नहीं हुआ, प्रूव नहीं। ये जो इश्यू है, किसी साधु रहे, कोई कॉमन आदमी रहे या कोई भी रहे, हत्या नहीं होनी चाहिए किसी की। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ये हादसा क्यों हुआ, उसके ये हादसा कैसे हुआ, इसकी बात पर कोई बात नहीं कर रहा है। और इसको मॉब लिचिंग से जोड़कर आप देख रहे हो। मॉब लिचिंग यानी जब वो गाय मारते हैं तब ये होता है। वहां गाय का प्रश्न था, यहां आदिवासी बच्चों का प्रश्न है कि आदिवासियों के बच्चों को उठा के ले जाया जाता है। और वो इतने ज्यादा डरे हुए लोग थे कि ये कौन लोग हैं, ये कौन आया हमारे गांव में। और जब आपके गांव में कोई आता है और आप उसको बात करते हैं तो आपका काम है उसको समझाना। ये लोगों ने शायद ऐसी बात, मैं जहां तक के हमको जानकारी मिली है कि ये उन लोगों पर दबाव डाल रहे थे, उन लोगों से मजूरी कर रहे थे, उन लोगों के बात को समझ नहीं पा रहे थे। लोगों ने चिढ़ा, अच्छा एक आदमी मारता है किसी से जानबूझ के, 5 आदमी मार सकते, आप पूरे गांव को ये कर रहे हैं। लोगों ने ये किया, विद्रोह कर डाला। और वहां पर जो हुआ है हादसा, वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। दैट इज नॉट ए मर्डर, वो एक्सीडेंट है, वो मास एक्सीडेंट बोला जा सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने कभी सुने किसी ब्राह्मण को आदिवासी ने मारा? कभी नहीं, आदिवासी नहीं मारता है। उसको एक रंग दिया गया, हिंदू राष्ट्र में साधु की हत्या। उनको ये सवाल है मेरा, ये 400 परिवार जो उस घटना से अभी वंचित हुए हैं, उनके जो उद्ध्वस्तीकरण हुआ है, उसके बारे में क्या बोलना है? एक साधु के बारे में आपने बोले, हमने भी बोलना, हम भी समर्थन करते हैं उसका। ये बाकी लोगों के बारे में, यानी आप साधु के समर्थन में खड़े होते हो, उसी वक्त आप आदिवासियों के विरोध में खड़े हो जाते हो। और ऐसा कैसा हुआ? ये घटना हुई क्यों? उसके पीछे का, उसके पहले की क्या भूमिका रही, क्या माहौल था उस गांव में, इस बारे में कोई बातें नहीं करना चाहता। आज वो अंदर है, उनकी जमानतें नहीं हो रही, उनकी तकलीफें, वो इशू को लेकर आप देखिए। अभी अर्नब जी, वो जो गोस्वामी जी का, वो देख रहा हूं मैं, वो जमानत हो जाएगी उनकी, हो गई शायद, उनकी जमानत हो जाती है, कोर्ट उनके लिए कभी भी खड़ा हो जाता है।
इतवार को भी, संडे के दिन भी कोर्ट लगता है इनके लिए। हमारे लिए कहाँ कोर्ट है? हमारी तो 2 जनरेशन अभी लड़ रही है। मैं मेरे पिताजी की जमीन के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरे पिताजी लड़ रहे थे। हमारी 2 जनरेशन गुजर गई, अभी तक के हमको न्याय नहीं मिला। हमको जमीनें नहीं मिली हमारे लोगों को। 2 पीढ़ियों से लड़ रहे हैं। एक पीढ़ी को, पहली पीढ़ी की जमीन दूसरी पीढ़ी को अभी तक की नहीं मिली है। वो जमीनों पर हमको न्याय नहीं मिली। हमारी बाकी सब चीजों की तो बात बहुत दूर है। ऐसे कई लोग निर्दोष पड़े हैं जिनको अलग अलग आरोपों में, नक्सलवादी के या वो बाकी सब चीजों में, चोरी के आरोप में, जंगल में वो लेने गए थे, लकड़ी तोड़ने गए थे, इसके आरोपों में लोगों ने 5-5, 6-6 साल की सजा काट ली है। और ये बाकी लोगों के लिए न्याय व्यवस्था देखिए और आदिवासियों के लिए न्याय व्यवस्था देखिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जब बात होनी चाहिए तो निष्पक्ष होनी चाहिए, और निष्पक्ष बात जब नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये गलत बात है कि अगर इनको ऐसा लग रहा होगा कि आदिवासियों का कोई नहीं है, तो अब आदिवासियों के लिए मरने और जीने वाले लोग भी हैं, उनका संगठन भी है, और उनके संगठन को और उनकी विचारधारा को मदद करने वाले और भी समाज के लोग हैं। आज हमारे साथ बाकी जुड़ गए हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण्स भी है जो हमारे समर्थन में खड़े होते हैं कि नहीं, ये बात सही है, इसके साथ में होना चाहिए। तो अकेले आदिवासी नहीं है अभी। और ये जो स्थिति बनाई जा रही है दबाने की आदिवासियों को, ये जितना दबाएंगे उतना आदिवासी उठेंगे। बिरसा मुंडा के नाम को दबा के रखा गया था। जिस बिरसा मुंडा के वजह से पूरे देश में एक स्वाधीनता आंदोलन एक शेप में आया, उस नाम को इन्होंने दबा के रखे। आज बिरसा मुंडा का आंदोलन पूरे देश में कोने कोने में, अब हम समझ रहे हैं कि अब आदिवासी बिरसा मुंडा जयंती को मना रहा है। आने वाले समय में इस देश का हर एक नागरिक बिरसा मुंडा को याद करेगा। और बिरसा मुंडा का प्रोग्राम अगर आरएसएस के लोग करते या वनवासी कल्याण आश्रम के लोग करते, तो मेरे को उनसे पूछना है, बिरसा मुंडा मरते मरते बोले हैं, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं, आदिवासी रहूंगा। आप अभी हमारी जनरेशन को बोलने लगाएंगे क्या, वनवासी था, वनवासी हूं, वनवासी रहूंगा? आप बिरसा मुंडा को मानते हो तो उसके तत्व ज्ञान को मानिए। आप झूठा प्यार नहीं होना, प्यार झूठा नहीं होना, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। आप धोखा मत दो। आप अगर सही में बिरसा मुंडा के आंदोलन को चलाने का दावा करते हो तो खुले आइए, उसकी विचारधारा से जुड़िए, और नहीं तो खुले मंच पे इस पे डिबेट हो जाए। हम बताते हैं वास्तविकता क्या है, टंट्या भिल की वास्तविकता क्या है, राघोजी भांगरे की वास्तविकता क्या है, महात्मा फुले की वास्तविकता क्या है, इन्होंने क्या बोला है, संभाजी महाराज की क्या वास्तविकता है, बाबा साहब ने क्या बोला, इस पर हम बताने के लिए तैयार है। इस पर खुली डिबेट चाहिए। राजनीति में कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय का सिर्फ उपयोग किया जाता है, उसको हक और अधिकार का जो है उनको नहीं मिलना चाहिए, इसके भी बहुत से प्रयास किए जाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा कि एक बड़ा समुदाय है, वहाँ पे बड़ा प्रभाव लगता है आदिवासी वोटर, उनको कहीं ना कहीं साथ ना लेकर, जो पार्टी खुद को सेकुलर कहती है, लेकिन सेकुलर होने के बावजूद भी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके उनको दूर रखती है, कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल करती है। देखिए, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसकी सच्चाई ऐसी है कि जो मध्य प्रदेश में सरकार आई थी कांग्रेस की, वो बिरसा ब्रिगेड के लिए, बिरसा ब्रिगेड की वजह से और आदिवासी समाज की वजह से आई थी। बहुत बड़ा वर्ग आदिवासियों का जो आरएसएस की तरफ था वो वापस आया और कांग्रेस को सत्ता में देखा। ये नेताओं की आपसी नूरा कुश्ती की वजह से ये सीटें गई। उपचुनाव की बात ऐसी है कि हमसे किसी ने उपचुनाव पे बात नहीं किया, हमारे संगठन से कोई बात नहीं हुई। जितना हमको लगा कि हमने मदद करना चाहिए था, हमने मदद किए। हम इलेक्शन को ऑपरेट नहीं किए। अगर हम इलेक्शन को ऑपरेट करते तो अभी कांग्रेस की वापसी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिए। उनको 2 डर सताते हैं कि आदिवासी बहुसंख्यक राज्य है, आदिवासी लीडरशिप का खड़ा होना मध्य प्रदेश में ये बाकी लीडरों के लिए तकलीफ का बात हो सकता है। ऐसी एक संकीर्ण मानसिकता कांग्रेस के लोगों में भी बढ़ी है, जो हमारे लिए खतरा है। हम चाहते हैं कि उस लेवल पे कुछ बात हो जाए, उस लेवल पे हम लोगों को यानी इस लेवल पे भी विचार करने वाले लोग रहे।
हमारा मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव में हमारा उतना बड़ा सहभाग नहीं था। हमने पार्टिसिपेशन नहीं किया, हमने सिर्फ वोट किया है। हमने पार्टिसिपेशन किए होते तो चेहरा अलग होता, ये हमको मालूम है। हमसे कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन हम समर्थन में थे, हमने उनको समर्थन किया। इस बार हमने बागडोर अपने हाथ में नहीं ली। अगर वो चांस हमको मिलता या हम उसकी बागडोर लेके लड़ते तो आज मध्य प्रदेश का चेहरा कुछ और होता। हमने देखी, हम सब जगह साथ में रहे। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ रहे। पवार साहब का नेतृत्व देख लीजिए, एक एक जमीन के कार्यकर्ताओं को वो पहचानते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। ऐसी टाइप की लीडरशिप चाहिए जो सब लोगों को लेके चले। हम उस लीडरशिप का फेवर करते हैं, उस लीडरशिप के फेवर में हम। वैसी टाइप की लीडरशिप कांग्रेस में भी आनी चाहिए। उन लोगों ने भी इस टाइप का इस बार में विचार करना चाहिए। कांग्रेस की वास्तविकता यह है कि कांग्रेस भारत में आदिवासियों के भरोसे टिकी है। ब्लाइंड वोटर था आदिवासी उसका। जहां जहां से आदिवासी शिफ्ट हुआ है वहां वहां बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। आप चाहे झारखंड का इशू ले लीजिए, उड़ीसा आसाम का ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए। यहां पर जहां जहां आदिवासियों की ने कांग्रेस से अलग हुआ है वहां वहां बीजेपी की सत्ता आई है। इस बात को आप समझ सकते हैं। देश की 100 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां आदिवासी बहुत बड़ी भूमिका ले सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस के पास उतनी लोकसभा भी सीटें नहीं है। तो एक लीडरशिप की जरूरत है, एक सोशल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वो सोशल कोऑर्डिनेशन में हर तबके की सुनी जाए, हर तबके के लोगों को वहां पर उतना ही स्थान मिलना चाहिए, उन लोगों के विषय उतने रहने चाहिए। हमारी लड़ाई में जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ में रहेंगे, जो हमारे साथ में नहीं रहेगा हम उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम त्रस्त हो गए हैं। ये अब हमारी आखिरी जनरेशन है, आखिरी जनरेशन के द्वारा लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। ऐसे समय हम कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे साथ में रहेगा, जो हमारे प्रश्नों को लेकर, हमारी तकलीफों को लेकर, हमारे मुद्दों को लेकर जो सामने आएगा उस पर हम देखेंगे। जो खुल के बोलेगा कि नहीं आदिवासी भारत के मूल निवासी है, इनको यूनाइटेड नेशंस में मूल निवासी का दर्जा मिलना चाहिए, खुल के जो बोलेगा हम उसके साथ खुल के आएंगे। और हम इसी प्रतीक्षा में है कि जो हमारा साथ देगा हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। ये भूमिका हम लोग ले रहे हैं और पूरे देश में इसी तरीके से हम लोगों ने जन जागृति अभियान शुरू किया है। ये जो आप अभियान देख रहे हो, मूल भारतीय सांस्कृतिक प्राचीन आदिवासी भारत बचाओ अभियान, जो प्राचीन सांस्कृतिक भारत था वो खत्म हो रहा है। अब धार्मिक भारत आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये सबसे खतरनाक बात है। जो भारत कभी धार्मिक था ही नहीं, उस भारत को सांस्कृतिक भारत, धार्मिक भारत बनाने का षड्यंत्र रचा गया है। इस देश में संस्कृति को खत्म करके ही धार्मिक कंसेप्ट को लाई गई है। सांस्कृतिक कंसेप्ट में कोई भेदभाव नहीं होता है। सांस्कृतिक कंसेप्ट में हर धर्म का, हर जाति का आदमी मिक्स हो जाता है। वहां किसी टाइप का विषमता नहीं रहती है। सांस्कृतिक कंसेप्ट में ही आप देश को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आप धार्मिक राष्ट्रवाद की बात करोगे तो ये देश कमजोर हो जाएगा। ये देश को बांटने का ये एक नया फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको मालूम है कि ये देश के मालिक हम हैं, इस देश को हम बंटने नहीं देंगे। इसलिए हमने अब इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया है और पूरे देश भर में हम ये अभियान चला रहे हैं। आज बिरसा मुंडा जयंती पर हम प्राचीन सांस्कृतिक आदिवासी भारत बचाओ अभियान चलाने का हमने निर्णय लिया है और ये कार्यक्रम पूरे 4 साल तक के हम लोग चलाएंगे और पूरे देश के कोने कोने में, एक एक राज्य में और एक एक गांव तक के हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। केवल आदिवासियों के बीच में नहीं तो गैर आदिवासियों के बीच में भी हम लोग लेके जाएंगे। और अब हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करेंगे। हम हर समाज के साथ में सामाजिक डायलॉग के साथ साथ सांस्कृतिक डायलॉग करेंगे, ना कि धार्मिक डायलॉग। हम केवल ये पूछने वाले कि तुम्हारी संस्कृति क्या है, आपके सांस्कृतिक संबंध कौन है, आप किस मूल के हो, आपकी बुनियादी संस्कृति किसकी है। तो हमको मालूम है उसका एक ही आंसर है, बस आदिवासी। हम घोषित आदिवासी है, आप अघोषित आदिवासी है। आपका हमारा रिश्ता देश के अल्पसंख्यकों के साथ, ओबीसी समाज के साथ, दलित समाज के साथ, भटके विमुक्त जमाती के समाज के साथ, मराठा समाज के साथ, सभी लोगों के साथ हमारे रिश्ते हम फिर से खड़े करना चाहते हैं। एक नए सांस्कृतिक भारत के निर्माण का हम संकल्प 15 नवंबर के अवसर पे, बिरसा जयंती के अवसर पे हम लोग ले रहे हैं।
यही हमारा मेन मिशन है।